हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर कराने वाले हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस चैप्टर के हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा साथ जो है वो अंत तक देंगे। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर हम डिस्कस कर देंगे। ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। तो जो विद्यार्थी भाई देखिए हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं इतनी टाइम, लगातार भाई वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं और आप लोगों के लिए हम इसी तरीके से क्लासें प्रोवाइड करते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी आपको कराएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, ना फिजिक्स ना मैथ, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। केमिस्ट्री की क्लासेस सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन ही मत लीजिए। बस अब आप तैयारी करते रहिए जो भी क्लासें आपको हम दे रहे हैं। तो आज चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो पहला प्रश्न अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम में बनता है चैप्टर से 5 नंबर में, 3 नंबर में जो बनता है आपका प्रश्न वो ये बनता है कि भैया पूछा जाता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं और इसके नियम लिखिए। ठीक, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसे रट्टा मारते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, गारंटी लेता हूँ कि नियम एक एक आपकी जुबान पर हट जाएगा। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है ये क्या होता है, ये कैसी घटना होती है। अगर हम बताएं कैसे होती है तो आपको हम बता दें, ये मैंने आपके सामने एक धातु की सतह बना ली। ठीक है, ये आपकी धातु की सतह मैंने बना ली। सभी विद्यार्थियों को पता है कि धातु की सतह में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश क्या करते हैं, हम आपतित करते हैं। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश भैया आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझते जाइए। कॉपी पेन अगर साथ में लेकर बैठे हैं तो लिखते जाइएगा, क्योंकि इससे सरल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाइएगा, ऐसे ही पूरा लिख के चले आओगे। बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो धातु की सतह से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का भैया उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं भैया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस घटना में अगर हम बात करें जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना तो आपको लिखना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। एक बार और सुन लीजिएगा, आपको क्या बोलना है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस घटना में जो आपके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशित इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। फिर आगे यहाँ पर बात करें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से होते हैं, तो भैया 5 नियम होते हैं और इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। कैसे तैयार करना है मैं समझा रहा हूँ, समझो, जिंदगी भर रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, केवल एक बार समझ लो बस। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की बात करें तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, मैं हिंट के रूप में लिख दूंगा। ज़्यादा भाई देखिए व्हाइट बोर्ड है तो ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज तो नहीं लिख सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, ट्रिक बता सकते हैं कि कैसे आप याद करें। तो नियम नंबर 1 की बात करें तो जब किसी देखिए धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, प्रकाश को आपतित करते हैं, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनके जो उत्सर्जन की दर होती है, यानी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन दर, आप क्या कहोगे, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती है, उत्सर्जन की दर
वो किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है भैया, नियम नंबर 1। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये हो जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 कि धातु की सतह से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉनों की दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब बात करें नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, बहुत ही सरल। नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 को हम एक दूसरे से जोड़ते हुए लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर बात करें अगर हम, तो हमने आपको अभी एक बात नहीं बताई है, एक बात अभी आगे और आपको बताएंगे। ठीक है, कि ये जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है और क्या पूरी घटना होती है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये सबको अभी आपको बताने वाले हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर इसको हम जानते हैं नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जो देखिए जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धातु की सतह से, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो किस पर निर्भर करती है? वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। नियम नंबर 2 में आपको ये लिखना है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो निर्भर किस पर नहीं करती है? ये भी लिख दीजिए, बस एक और नियम बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं निर्भर करती? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 3 नियम तो आपके ऐसे हो गए। अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है कि अगर हम इस धातु की सतह पर जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो, ठीक, एक निश्चित आवृत्ति से कम हो, न्यूनतम नहीं, एक निश्चित आवृत्ति से कम हो, मतलब देहली आवृत्ति से कम हो। अभी देहली आवृत्ति क्या होती है वो भी बताएंगे। तो आप कहोगे यदि, चौथे नंबर में, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, अगले नियम में क्या लिखोगे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम हो, एक निश्चित आवृत्ति से कम हो, एक निश्चित आवृत्ति से कम हो, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होगा। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश फिर आपतित कर दें, उत्सर्जन नहीं होगा तो नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे जितनी आवृत्ति, चाहे जितनी तीव्रता का आप प्रकाश आपतित करें। यह नियम नंबर 4 कहता है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। यह नियम नंबर आपका 4 हो गया। अच्छा, नियम नंबर अगर 5 की बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम नंबर 5 में यह बताया गया कि जो जैसे ही प्रकाश जो है इस धातु की सतह पर आपतित होता है वैसे ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, मतलब इसके बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। तो आप लिखोगे कि प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होते ही, धातु की सतह पर आपतित होते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात आप लिख सकते हो इसके बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने एक आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार करा दिया। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है।
5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, इसके नियम क्या क्या होते हैं। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बोलना है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, और इनके नियम की बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी जो दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, जो ये प्रकाश आपतित करते हैं इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है इन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। और जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तीव्रता पर कौन निर्भर करता है, तीव्रता पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस तरीके से ये आपके 3 नियम बन जाते हैं। चौथे नियम में मैंने आपको क्या बताया, चौथे नियम में यह बताया कि यदि ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, फिर चाहे आप जितनी आवृत्ति का और जितनी भी तीव्रता का प्रकाश क्यों ना इस पर आपतित करें, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 5वें नियम में यह बताया गया कि धातु की सतह पर जैसे ही हम प्रकाश को आपतित करते हैं, ठीक, तो तुरंत धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसके बीच किसी भी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती है। तो बताइए सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब चलिए इसमें हम बढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद देहली आवृत्ति की ओर। ठीक है ना, तो इसको अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा, कापी पर नोट भी कर लिया होगा। देहली आवृत्ति होती है, एक होती है देहली तरंग दैर्ध्य, एक होता है कार्यफलन। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, एक परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से पक्का आएगी। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर जान लेते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। अगली हेडिंग लगाएंगे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति होती भैया वह न्यूनतम आवृत्ति, ध्यान से सुनिएगा, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। प्रकाश जो आपतित करते हैं उस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे हम धातु की क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बोलना है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उस आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति को बोलते हैं, और देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, याद हो गया कि नहीं याद हो गया, एक बार और आप बताओगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके वह क्या कहलाती है, धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे न्यू नॉट बोलते हैं। अब देहली आवृत्ति के बाद एक और मेन परिभाषा आती है देहली तरंग दैर्ध्य। क्या आती है भैया, देहली तरंग दैर्ध्य। इसको भी यहां पर ध्यान से जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देहली तरंग दैर्ध्य में क्या बोलना है कि किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा, किसी पदार्थ की जो देहली आवृत्ति के संगत, लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ की लिख लीजिएगा, किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है आपकी, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसे हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, लैम्डा से क्या प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा नॉट से क्या प्रदर्शित करते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट बराबर क्या सूत्र होता है, याद रखिएगा,
C अपान न्यू नॉट। न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, देहली आवृत्ति है। लैम्डा नॉट यहाँ पर क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है कार्यफलन की। किसकी परिभाषा आती है, कार्यफलन की। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन देखिए बहुत आसान परिभाषा है। कार्यफलन से आप बोलोगे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो भी न्यूनतम ऊर्जा होती है वह उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन की परिभाषा सबसे आसान कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल सकते हो, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उससे उस धातु का हम कार्यफलन बोलते हैं। तो बोलोगे कि किसी धातु की सतह से, सबसे आसान परिभाषा, किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, क्या भैया, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ये भी होती है, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भैया, कार्यफलन बोलते हैं। उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसको जान लोगे तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण समझते हुए देर नहीं लगेगी। क्या बोलोगे कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम धातु का क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जो कार्यफलन होता है वो देहली आवृत्ति के समानुपाती होता है। कार्यफलन किसके समानुपाती होता है, देहली आवृत्ति के समानुपाती होता है। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे हम प्लांक नियतांक बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो कार्यफलन का सूत्र हो जाता है वो आपका हो जाता है h न्यू नॉट। बताइए सभी विद्यार्थियों को ये इतनी परिभाषाएं अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं, उम्मीद है कि समझ में जरूर आई होंगी। अब हम आप लोगों को आगे जो है बताने जा रहे हैं प्रकाश का, ठीक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कैसे याद करना है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक। तो मैंने सोचा कि अलग से इसकी क्लास ना प्रोवाइड करके सारी चीज़ें बताकर ही इस क्लास को हम अच्छी तरीके से आपको दे दें, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक। थोड़ी हिंदी लैंग्वेज में लिखूंगा नहीं लेकिन बोल दूंगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए आइंस्टीन का, क्या हेडिंग लगाओगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो क्या है। सबसे पहले इसको उत्पन्न करने के लिए हम इसकी थ्योरी को थोड़ा जान लेते हैं। थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ये बताया गया, क्या बताया गया, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने घटना को बताया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताया था, वो तो अब यहाँ पर हम बताएंगे। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो क्या होने लगता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस घटना में पूर्ण रूप से यह बताया गया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि जो प्रकाश है आपतित होता है धातु की सतह पर, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बताया गया था कि जो प्रकाश होता है वह क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। आपको क्या लिखना है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में यह बताया गया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। और एक जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, वो आपकी कितनी होती है, फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो आपकी h न्यू होती है।
कितनी होती है भैया, एच न्यू होती है, जहां एच होता है प्लांक नियतांक जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल प्रति कूलम होता है, और जो न्यू होती है वो आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इतनी लैंग्वेज आपको लिख लेना है। कितनी लैंग्वेज लिखना है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटान बोलते हैं, और एक फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच होता है प्लांक नियतांक जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल प्रति कूलम, और जहां न्यू होती है वो आवृत्ति होती है। ठीक, तो इन्होंने बताया कि चलता है। तो ये अब जब चलता है तो जब प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित हुआ, तो चूंकि प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, फोटान या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में चल रहा है, तो उस एक बंडल की जो एनर्जी होती है वो भैया होती है एच न्यू नॉट। और ये एच न्यू नॉट जब एनर्जी धातु की सतह पर आपतित कराई जाती है, तो ये क्या होते हैं, जो प्रकाश के जो फोटान होते हैं, ये अपनी पूरी एनर्जी क्या करते हैं, धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देते हैं और अपना अस्तित्व खत्म कर लेते हैं। इनका काम भैया अत्य रहा है। क्या काम था कि इन्होंने क्या किया, जो अपने पास एनर्जी थी फोटानों की एच न्यू, इस एनर्जी को इन्होंने क्या किया, धातु की सतह के अंदर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ये क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और अपने अस्तित्व को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस एनर्जी को लेकर के दो प्रकार से बे करते हैं। किस प्रकार से बे करते हैं, वो क्या करते हैं, इस एच न्यू एनर्जी को क्या करते हैं, एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उत्सर्जित होने में बे करते हैं, और मैंने भी आपको कार्यफलन में बताया कि इलेक्ट्रॉनों की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। मतलब एक प्रकार से जो एच न्यू एनर्जी होती है वो कार्यफलन में बे करते हैं, मतलब धातु की सतह छोड़कर बाहर निकलने में बे करते हैं, और दूसरी प्रकार से जो बची हुई एनर्जी होती है उसको अपनी गतिज ऊर्जा प्रदान करने में बे करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। जो ये एच न्यू एनर्जी फोटानों से मिलती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एनर्जी को धातु की सतह छोड़कर बाहर निकलने में व्यय करते हैं, और बाकी जो बची एनर्जी होती है उसको अपनी गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम मान लें यहाँ पर, ठीक इतना लिखना है लैंग्वेज में, तो अगर हम मान लें कि माना धातु का कार्यफलन देखना, अभी चुटकियों में ये आइंस्टीन समीकरण निकाल देंगे। धातु का कार्यफलन W हो तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो भैया आपकी, EK हो। EK का मतलब काइनेटिक एनर्जी, EK मैक्स भी आप लिख सकते हो तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से क्या बताया गया कि जो ये आपकी एच न्यू एनर्जी होती है ये दो प्रकार से व्यय होती है। पहली तो कार्यफलन के रूप में और दूसरी गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। गतिज ऊर्जा कितनी है, EK। ठीक, अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू, अभी मैंने कार्यफलन की परिभाषा बताई थी, W बराबर क्या होता है, W बराबर एच न्यू नॉट होता है, तो लिख देंगे एच न्यू नॉट। अच्छा, EK क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv², क्योंकि ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है तो यहाँ पर हम मैक्स लिख देंगे, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। अब क्या करेंगे, एच न्यू नॉट को इधर ले आएंगे तो ये एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट हो जाएगा बराबर हाफ mv² मैक्स। ठीक, अगर इन दोनों में देखें तो हम H कॉमन ले सकते हैं, ये न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा बराबर हाफ mv² मैक्स। इस तरीके से जो हमारी ये इक्वेशन हमको प्राप्त हुई, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो H क्या है, प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, v क्या है, उसका वेग है। ठीक है, इस तरीके से हाफ mv² इसकी बन गई गतिज ऊर्जा। आपको बस इतना लिख देना है, यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रकाश वैद्युत समीकरण को निकालना आ गया होगा। बस इतना लिखना है, क्या लिखना है आपको, लिखना है प्लांक की
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है, और जो ये ऊर्जा होती है वो क्या करता है, जब ये आपतित प्रकाश इस धातु की सतह पर होता है तब प्रकाश में जो आपका फोटॉन की एनर्जी होती है, प्रकाश अपनी एनर्जी को धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। और धातु के अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी को दो प्रकार से व्यय करते हैं। पहला प्रकार तो ये कि वो क्या करते हैं, धातु की सतह से उत्सर्जित होने में व्यय करते हैं, ठीक, जिसे हम कार्यफलन बोलते हैं। और दूसरी जो बची हुई एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। तो दो प्रकार से ये एनर्जी को लॉस करते हैं, व्यय करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कहा कि यदि धातु की सतह का कार्यफलन कितना हो, W हो, और अधिकतम गतिज ऊर्जा E हो, तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में यही बताया गया कि जो h न्यू एनर्जी होती है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। तो दोनों के योगफल के मैंने बराबर दिखा दिया। h न्यू बराबर W की परिभाषा, कार्यफलन की परिभाषा से h न्यू नॉट मैंने लिख दिया, और गतिज ऊर्जा की परिभाषा से हाफ mv² मैक्स लिख दिया, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पर होती है। इस तरीके से h न्यू नॉट को उधर ले आए, h कॉमन ले लिया, तो h न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv² मैक्स। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई, और यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है। तो आज की क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैप्टर के डिस्कस कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत अब नहीं होगी इन क्वेश्चनों में, और ये अच्छी तरीके से आपको मैंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रही, ठीक। तो उम्मीद है कि क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।